हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अचीवर्स कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम के चलते आज की क्लास लाइव नहीं हो पाई। उसी उसी के चलते आप आज की क्लास जो है थोड़ी प्रीमियर पे लगा दी जाएगी, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। तो बताइए फटाफट, वह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को स्वीकार कर सकती है, डाटा को प्रोसेस कर सकती है, आउटपुट कर सकती है और परिणामों को भविष्य में प्रयोग के लिए स्टोर कर सकती है। इनपुट डिवाइस होगा, कंप्यूटर होगा, सॉफ्टवेयर होगा या हार्डवेयर होगा। तो इनमें से कौन सा सही आंसर होगा, जल्दी से आपको बताना है। तो देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कंप्यूटर। इसका सही आंसर क्या होगा आपका? कंप्यूटर आपका सही आंसर होगा। तो साथ ही साथ आप लोग जो है बता भी सकते हैं कि आपका इसका सही आंसर क्या होने वाला है। तो उसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कंप्यूटर। तो चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो कंप्यूटर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? यह एक लॉजिकल मशीन है और सूचना को प्रोसेस करती है। इनमें से जो भी कोई सूचना स्टोर की है उस तक पहुंच सकता है। इसमें कोई भाववेग नहीं होता है। इसकी अपनी कोई भावना या चाहत नहीं होती है। अप्रतिबंधित ढंग से अपनी सूचना तक पहुंच सकता है। तो देखिए, इसमें आपको बताना है कंप्यूटर इनमें से किस चीज़ के लिए आपका कौन सा कथन इसमें गलत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी वाला। आपका तब तक कंप्यूटर कुछ नहीं कर सकता तब जब तक कि हम उसे कुछ करने के लिए इनपुट नहीं देंगे। तो चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में सुर्खियों में रहे चंबा सुरंग किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में? जल्दी से जल्दी आंसर करिए सभी लोग कि आपका हाल ही में सुर्खियों में रही चंबा सुरंग किस राज्य में केंद्र शासित प्रदेश में है। तो जल्दी से बताइए सभी लोग कि चंबा सुरंग कहाँ पर है। तो देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी, उत्तराखंड में है। देखिए, अभी आपका जो है यहीं से जो है चार धाम परियोजना के हिस्सा में आपको एक सुरंग बनाई गई थी 12,000 करोड़ के साथ में। एक लागत से एक सुरंग का निर्माण किया गया था। यह सुरंग जो है आपकी चार धाम यात्रा की परियोजना का एक हिस्सा है, जिसमें गंगोत्री, केदारनाथ, यमुनोत्री और बद्रीनाथ तक पहुंच जो है आसान हो जाएगी। तो चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न तक। चार धाम परियोजना का कार्य किस राजमार्ग पर चल रहा है? तो अभी मैंने आपको बताया था कि चार धाम यात्रा पर अभी सुरंग बनाई गई। तो अब अगले क्वेश्चन में कहा गया चार धाम परियोजना का कार्य किस राजमार्ग पर चल रहा है। तो बताइए कि NH 94, NH 14, NH 121, NH 7। तो आपको बताना है कि इनमें से किसमें जो है आपका कार्य चल रहा है चार धाम यात्रा के लिए। तो देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा NH 94। ठीक है। तो NH 94 जो है आपका लगभग 440 किलोमीटर लंबा है और यह चारों धाम गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ तक आसानी से पहुंच को सुनिश्चित करेगा। तो चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। चर्चा में रही पुटियन सेक्टस किसकी प्रजाति है? चर्चा में रही पुटियन सेक्टर किसकी प्रजाति है? आपका स्नेल्स की, मॉस्किटो की, फिशेस की या कैट की? तो जल्दी से आंसर करिए सभी लोग। यह जो है इसका सही आंसर क्या होगा? तो देखिए, बात करते हैं आपका पुटियन सेक्टस की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, मछली की प्रजातियों में से एक है। आपका यह दुनिया भर में मछलियों की अनेक प्रजातियां पाई जाती हैं, लेकिन इसमें जो दुनिया भर में कुल लगभग, अभी अगर हम बात करें तो लगभग 28,500 प्रजातियां उपलब्ध हैं। ठीक है। तो यह लोग भारत में खोजी गई आपकी प्रजाति है मछली की, पुटियन सेक्टस। ठीक है। तो चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। सारे क्वेश्चन जो है करंट में आए हुए क्वेश्चंस पर आधारित हैं, करंट की घटनाओं पर आधारित। हाल ही के दिनों में ओपन स्काई ट्रीटी सुर्खियों में रही। कौन सा देश इसका सदस्य है? नहीं है अमेरिका, रसिया, कनाडा या रूस। देखिए, आपका ओपन स्काई ट्रीटी जो है अभी हाल में ही संपन्न हुई थी। भारत जो है ओपन स्काई ट्रीटी में शामिल नहीं हुआ है। इस संधि का अवधारणा शीत युद्ध के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति आइजनहावर ने दी थी। ठीक है। भारत ने अपने ओपन स्काई ट्रीटी के तहत आपका कोई भी देश किसी भी देश के ऊपर से फ्लाई कर सकता है। तो आपका
इस संधि को भारत ने स्वीकार नहीं किया है। भारत अपने सारे के सारे हवाई रूट्स को क्या रखता है, रिजर्व रखता है। तो चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। ओपन स्काई ट्रीटी का संबंध में कथन सही है, इससे अलग होने की घोषणा की अमेरिका ने। इसमें संधि से कुल आपका 35 देश हैं, या संधि हवाई निगरानी से संबंधित है, उपरोक्त में से सभी। तो इसमें आपका बताना है कि आपका देखो अभी अमेरिका ने इससे अलग होने की घोषणा भी की। इस संधि में कुल 35 देश हैं, बिल्कुल सही है। और यह हवाई निगरानी से संबंधित, बिल्कुल सही। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी, ऑल ऑफ द एबव। तो चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय रेलवे ने सबसे शक्तिशाली 12,000 HP के इंजन के निर्माण को कार्य शुरू किया। इसका निर्माण भारत के किस देश की कंपनी के साथ मिलकर करेगा? फ्रांसीसी कंपनी, अमेरिकी कंपनी काल्मर, ब्रिटिश कंपनी ग्रीनवुड, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आपका बताना है कि भारत में जो है जैसे बहुत से लोकोमोटिव जो है कारखाने बनाए गए हैं। तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ए वाला, कि फ्रांसीसी कंपनी के साथ मिलकर भारत जो है आपका ये 12,000 HP के रेलवे इंजन बनाएगा। तो चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। भारत सरकार द्वारा घोषित आर्थिक पैकेज आत्मनिर्भर भारत अभियान की रकम कितनी है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आसान भी है। सबने सुना होगा मोदी जी के भाषण में कि 20,000 आपका कितना था, आपका 20 लाख करोड़। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी आंसर इसका सही हो जाएगा। 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया गया था, जो कि विभिन्न, ऐसा नहीं कि किसी एक कार्य में देना, इसको जो विभिन्न कार्यों में बांट दिया जाएगा, कोरोना से लड़ाई लड़ने के लिए और आपका बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को सही करने के लिए, और साथ ही साथ जो उद्योग सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए हैं उन उद्योगों को जो है दोबारा से रिवाइव करने के लिए। तो चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए आपका इसका सही आंसर सबको पता होगा, जल्दी से आंसर करिए सभी लोग, कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। और कब से मनाया जाता है? 1 मई 1886 से। तो चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में सुर्खियों में रहे वंदे भारत मिशन का उद्देश्य क्या था? मजदूरों को अपने निवास स्थान पर पहुंचाना, विदेशों में बसे भारतीयों को स्वदेश लाना, किसानों को विशेष सहायता देना, या देश की आर्थिक स्थिति को सुधारना। तो देखो वंदे भारत अभियान किससे संबंधित था, जल्दी से बताइए। सबने सुना होगा अभी लॉकडाउन के दौरान आपका क्या था, आपका विदेशों से बसे भारतीयों को स्वदेश वापस लाना, जो वहाँ पर फंस गए थे लॉकडाउन के दौरान और घर पे नहीं आ पाए, या जो लोग ऐसे लोग थे जो आपका पर्यटक के रूप में गए थे वो नहीं आ पाए। साथ ही साथ कुछ लोग ऐसे भी थे जो नौकरी करने गए थे और वहाँ पे नौकरी बंद हो गई तो आपको घर आना पड़ा। तो चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय खिलाड़ियों में बालवीर सिंह का निधन हो गया। अभी देखो जल्दी ही निधन हो गया और बहुत ही दुखद घटना थी। वह किस खेल से संबंधित है? वह किस खेल से संबंधित थे? तो जल्दी सभी आंसर करिए कि हॉकी से थे, क्रिकेट से थे, कबड्डी से, फुटबॉल से थे। तो देखिए आपका बहुत ही पुराने हॉकी खिलाड़ी थे, लगभग आपकी उम्र इनकी 96 ईयर थी, ठीक है। और इनका अभी जो हाल में ही निधन हो गया। इन्होंने जो है 1948, 52 और 1956 के ओलंपिक हॉकी में स्वर्ण पदक जीता था, ठीक है। आपका 48, 52 और 56 में इन्होंने क्या किया था, स्वर्ण पदक जीतने वाली टीम का हिस्सा रहे थे और इन्हें पद्म श्री से 1957 में सम्मानित किया गया था। तो चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। जीन्स इनमें से बने होते हैं। तो चलिए आपको सभी को बताना है कि जीन्स इनमें से बने होते हैं न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट या लिपिड्स। तो इनमें आपको बताना है कि जीन्स किसके बने होते हैं। तो न्यूक्लिक एसिड के बने होते हैं, प्रोटीन्स के बने होते हैं, कार्बोहाइड्रेट के बने होते हैं या फिर लिपिड्स के बने होते हैं। देखो इसका सही आंसर हो जाएगा, जीन्स जो होते हैं वो आपके न्यूक्लिक एसिड से बने होते हैं। किससे बने होते हैं? न्यूक्लिक एसिड से बने होते हैं। अब जीन्स करते हैं क्या? जीन्स का मुख्य कार्य होता है कि वंशानुगत
आपके लक्षणों को एक जगह आपके एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाना। ठीक है, सबसे पहले जीन्स के बारे में सब आपने किसने बताया? 1896 में ग्रेग मेंडल ने इसके बारे में खोज की थी। ठीक है, और क्रोमोसोम्स जीन्स को एक संवाहक के रूप में बताया था। तो चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का आधार क्या है? द डबल हेलिक्स, मूल अनुक्रम की त्रुटियां यानी कि एरर ऑफ द बेस सीक्वेंस, डीएनए की प्रतिकृति, या आपका डीएनए पॉलीमरेज्म, तो बहुरूपता। तो चलिए आपका इसका सही आंसर देखते हैं क्या हो जाएगा। जल्दी से आप लोग भी बताने की कोशिश करिए। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा डीएनए का पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, बहुरूपता जो है, डीएनए की बहुरूपता जो प्रिंटिंग का आधार है। देखिए आपका डीएनए जो है, आपका एक का डीएनए दूसरे से नहीं मिलता अगर वो उसके परिवार का नहीं है, तो इसी को कहते हैं डीएनए की बहुरूपता कहलाती है। और जो आपका फिंगरप्रिंटिंग जो है वो इसी का एक उसका आधार आपका डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म ही है। तो चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। एक कृत्रिम उपग्रह विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या है? थर्मोपाइल, सौर सेल, डायनामो, या लघु नाभिकीय रिएक्टर। तो इसमें आपको सही आंसर बताना है कि आपका सही आंसर क्या होगा। तो देखिए आपका इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। देखो वहाँ पर आप तार तो भेज नहीं सकते कि भाई तार लगा दिया नीचे सप्लाई जा रही है, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, तो वहाँ पर एक ही ऊर्जा हर वक्त जो है वहाँ पर उपलब्ध होती है, वो है आपकी सोलर एनर्जी, क्योंकि अंतरिक्ष में कभी भी सूर्यास्त नहीं होता है। ठीक है, अभी जो है लघु नाभिकीय रिएक्टर पे काम चल रहा है कि ऊपर जो है लघु नाभिकीय रिएक्टर के साथ में उपग्रह भेजें, लेकिन अभी ऐसा कोई भी उपग्रह लॉन्च नहीं किया गया है। लेकिन हाँ, आपके जो समुद्री जहाज़ हैं वो आपके नाभिकीय रिएक्टर पर जो है चालू हो गए, और पनडुब्बियाँ भी, इसका भी प्रयोग भारत में भी हो गया। आपको याद हो कि आपका ऐसी नाभिकीय रिएक्टर पर आधारित पनडुब्बी भारत ने लॉन्च की थी, और उसका परीक्षण जो है आपके पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने किया था उसमें बैठकर। तो चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। थैलेसीमिया जो रोगों में शरीर निम्न में संश्लेषण की क्षमता नहीं रखता है? विटामिन डी, हार्मोन, हीमोग्लोबिन, या प्रोटीन। तो आपको बताना है कि थैलेसीमिया रोगों के शरीर निम्न में से संश्लेषण की क्षमता नहीं रखता, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हीमोग्लोबिन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? हीमोग्लोबिन जो है, जब आपका थैलेसीमिया रोग में संश्लेषण की क्षमता हीमोग्लोबिन से खत्म हो जाती है। ठीक है, हीमोग्लोबिन प्रभावित होता है सबसे ज़्यादा। और देखो ध्यान रखें, यह एक अनुवांशिक रोग है। थैलेसीमिया क्या है? एक अनुवांशिक रोग है आपका पीड़ित, और यह क्या होता है? बच्चों में होता है, और अत्यधिक इसमें रक्तल्पता हो जाती है, यानी कि रक्त जो है बिल्कुल रहता ही नहीं है, और इसी में जो है आपको बाहरी रक्त देने की बहुत ज़रूरी हो जाता है, और हीमोग्लोबिन के संश्लेषण की क्षमता बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तो चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। मनुष्य के शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है? यकृत में, अस्थिमज्जा में, तिल्ली में, या अग्नाशय में? तो जल्दी से बताइए कि आपको बताना है कि मनुष्य के शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा, लिम्फोसाइट का निर्माण मानव शरीर के अस्थिमज्जा में होता है, बोन मैरो में होता है। ठीक है, बोन मैरो में होता है। अच्छा, बोन मैरो का मुख्य पार्ट अवयव क्या होता है? आपका फास्फोरस। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से किस हार्मोन में आयोडीन मिली होती है? टेस्टोस्टेरोन में, एड्रेनलिन में, थायरॉक्सिन में, इंसुलिन में? तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऐसा हार्मोन है जिसमें आयोडीन की मात्रा पाई जाती है। तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा थायरॉक्सिन। ठीक है, थायरॉक्सिन जो है आपका इसमें आयोडीन मिली होती है। इसी के तहत आपका जब भी थायराइड बढ़ता है, यानी कि आयोडीन की कमी होती है, थायराइड जो है गड़बड़ करने लगता है, और आपका घेंगा रोग होने के भी चांस रहते हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन सा अंतःस्रावी ग्रंथि आकस्मिक घटनाओं से निपटने के लिए हार्मोन उत्पन्न करती है? विच ऑफ द फॉलोइंग इंडोक्राइन
glands produce hormone to deals with the accidental events? Thyroid, pancreas, एंड्रन कॉर्टेक्स, एंडल मेडुला। तो इनमें से कौन सा आपका सही आंसर होगा, जल्दी से बताइए। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा आपका एंड्रन मेडुला। इसका कार्य क्या होता है, आपका जैसे डर लगना है, लड़ना है या उड़ना है, तो आपका इसके लिए जो है आपका एंड्रन मेडुला जो है आपकी ग्रंथि क्या होती है, उत्तरदायी होती है। ठीक है, एंड्रन मेडुला। तो चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। मानवीय महिलाओं के प्रजननी में कौन सा हार्मोन तेजी से वृद्धि करता है? विच हार्मोन इंक्रीज द एग रिप्रोडक्शन इन वुमेन? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एस्ट्रोजन एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, प्रोस्टेरोनी। तो आपको सही आंसर बताना है कि आपका महिलाओं में जो आपका एक रिप्रोडक्शन वुमेन होते हैं आपका, तो इनमें से वृद्धि कौन सा हार्मोन करता है? तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ठीक है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जबकि यहाँ पर सारे जो हार्मोन दिए गए हैं या सभी जो हैं महिलाओं से संबंधित हैं। तो चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? मानव शरीर में आपकी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, आपको जवाब देना है। तो देखिए तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, यकृत, यानी कि लीवर जो है आपकी मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है और अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। और कैसी होती है, अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। तो चलिए, जिन जिन लोगों ने बी आंसर दिया बिल्कुल सही आंसर दिया। तो चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। एक कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष को दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है आपकी 3000 किलो कैलोरी, 2700 किलो कैलोरी, 4000 किलो कैलोरी या 6000 किलो कैलोरी। तो इसका सही आंसर बताइए कि एक कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष की दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा 4000 किलो कैलोरी। जो हार्ड वर्क करता है उसके लिए 4000 किलो कैलोरी की आवश्यकता होती है, जबकि आपका सामान्य व्यक्ति जो कुछ नहीं कर, आपका आराम वाला वर्क करता है, तो उसके लिए 2400 किलो कैलोरी चाहिए होता है। ठीक है, किलो कैलोरी चाहिए होता है। जब यही अगर हम बात करें ये तो ग्रामीण क्षेत्र में, आपका शहरी क्षेत्र में आपका 2100 किलो कैलोरी ही चाहिए होता है। तो चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य करने में पेशियों में थकावट की अनुभूति किस कारण से होती है? तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑक्सीजन की आपूर्ति, पेशी तंतुओं में छोटी छोटी फूट जाती हैं। ठीक है, ग्लूकोज की क्षीणता होती है, लैक्टिक अम्ल का इकट्ठा होने के कारण। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा कि लैक्टिक एसिड यानी कि लैक्टिक अम्ल का क्या हो जाना, ज़्यादा इकट्ठा हो जाना। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि लैक्टिक एसिड का एक्युमुलेट यानी कि इकट्ठा हो जाना। तो चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। लाइसोम्स बनता है लाइसोम्स बनता है माइटोकॉन्ड्रिया में, सेंट्रियोज में, प्लाज्मा झिल्ली में, गोल्गी काया में। तो अब आपको बताना है कि आपका लाइसोसोम्स कहाँ बनते हैं। तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा गोल्गी बॉडीज़ में जो है आपके लाइसोसोम का क्या होता है, निर्माण होता है। और ध्यान दें, लाइसोसोम्स को ही आत्महत्या की थैली कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आत्महत्या की थैली कहा जाता है। तो चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए आपको दो सूचियां दी गई हैं, इसमें आपको आप दोनों सूचियों को क्या करना है, मिलाना है। ठीक है, कि डार्विन ने क्या दिया था आपका, डार्विन ने आपका इनमें से कौन सा रूल दिया था, उससे आपको क्या करना है, मिलान करना है। तो देखिए आपका डार्विन ने क्या किया था, इसका सबसे पहले प्राकृतिक वर्ण
ठीक है, क्या दिया था आपका, प्राकृतिक वर्ण जो है दिया नामक किताब आपकी लिखी थी। ठीक है, फिर उसके बाद में लेमार्क आ गए। लेमार्क ने आपने फिलोसफिक जियोलॉजी लिखी आपकी। तो लेमार्क ने क्या किया, आपका जो आपका इनहेरिटेंस ऑफ द एक्वायर्ड सिम्टम्स नामक किताब, उपार्जित लक्षणों के वंशानुगत सिद्धांत इन्होंने दिया था। अब ह्यूगो डी ब्रीज ने क्या दिया था आपका, म्यूटेशन यानी कि शारीरिक बदलाव को क्या कहते हैं, म्यूटेशन कहते हैं। और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो आपका दिमागी डेवलप होता है उसे भी क्या कहते हैं, म्यूटेशन कहते हैं। किसने दिया था, ह्यूगो डी ब्रीज ने दिया। अब ओपेरिन ने क्या दिया था आपका, ओरिजिन ऑफ लाइफ। ध्यान दें, डार्विन ने भी लिखा था ओरिजिन ऑफ स्पेसीज। क्या लिखा था, ओरिजिन ऑफ स्पेसीज लिखा था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए वाला। तो चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। स्तनधारियों के कान में अस्थियों की संख्या कितनी होती है। देखो, जो स्तनधारी होते हैं, ठीक है, मेमल्स होते हैं, उनमें उनकी कर्ण अस्थियां कितनी होती हैं, 3 होती हैं। क्या होती हैं, कर्ण अस्थियां कितनी होती हैं उनकी, 3 होती हैं। ध्यान रखने वाली बात, देखो मानव की भी कितनी होती हैं, 3 ही होती हैं, मेलियस, इनकस एंड स्टेपीज। स्टेपीज आपके पूरे शरीर में सबसे छोटी हड्डियों में से एक होती है। ठीक है, तो सभी स्तनधारियों में कितनी है, कान में कितनी हड्डी होती है, 3 होती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जीव में रक्त नहीं होता है किंतु वे सांस लेते हैं, हाइड्रा, तिलचट्टा, केंचुआ या मछली। तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से आप सभी लोग बताइए कि आपका इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका हाइड्रा। हाइड्रा के अंदर रक्त नहीं होता है, उसके अंदर आपका एक लसलसा पदार्थ होता है जिससे जो कि उसके ऊर्जा का स्रोत होता है, लेकिन वह सांस लेता है। तो चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हड्डियों के अध्ययन विज्ञान को किस शाखा के अंतर्गत होते हैं। ठीक है, यानी कि हड्डियों के अध्ययन के लिए बेसिकली किस शाखा में इनका अध्ययन होता है, जियोलॉजी, सोरोलॉजी, ओरोलॉजी, ऑस्टियोलॉजी। तो इसका सही आंसर आपको बताना है कि आपका हड्डियों का अध्ययन किस में होता है। तो चलिए आपका देखते हैं, इसका जो जाएगा ऑस्टियोलॉजी जो है, हड्डियों के अध्ययन को की शाखा को ऑस्टियोलॉजी के नाम से जाना जाता है। तो चलिए आज की क्लास में इतने ही प्रश्न को लिया गया था। चलिए मिलते हैं अपने अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।